गुड मॉर्निंग बच्चों। अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी सबका स्वागत कर। मैं अरुण कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, अध्ययन द एफर्ट में आप लोगों को मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। दो इन्फॉर्मेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वैसे बच्चों के लिए जो कि 5th या 6th सेमेस्टर में हैं या फिर पास आउट हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ दे रहा हूँ। 25 अक्टूबर को हम लोग देखते हैं। 25 अक्टूबर को इस तारीख से हम लोग एक बैच शुरू कर रहे हैं एसएससी जेई के लिए। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव बैच और ये केवल कौन कौन से ब्रांच के लिए होगा? सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और पास आउट। पहले केवल पास आउट जो कोई वैसे बच्चे जो कोई भी कारण से, जैसे कोरोना हो गया और कोई भी कारण से जो पिछले साल एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होगा कि इस बार वो 25 तारीख से जो हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप लोग इसमें एडमिशन ले लें और उस तारीख से हम लोग एक बैच शुरू कर जाए। ठीक है ना? उसके बाद मैं दूसरा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ कि 20 अक्टूबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि ये मेरे से संबंधित है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री फैकल्टी एज ए फैकल्टी यहाँ पे हूँ और मैं केमिस्ट्री लूँगा यहाँ पे। ये जो 20 अक्टूबर है, यहाँ इस डेट को हम लोग D2D बैच स्टार्ट कर रहे हैं। D2D कॉम्पिटिटिव बैच जो है, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको हम लोग लेटरल एंट्री भी बोलते हैं या फिर डिप्लोमा से डिग्री तक, डिप्लोमा टू डिग्री में जो बच्चे जो इंटरेस्टेड है, जो रियली इंटरेस्टेड हैं कि हाँ हमको अब डिग्री करना है डिप्लोमा के बाद, तो कौन कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो क्लास कर सकते हैं? या तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। फाइनल ईयर में कौन कौन से बच्चे होंगे? तो 5th या 6th सेमेस्टर के, या फिर वैसे बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं और जिसके मन में अभी भी है कि हमको डिग्री करना है, तो वो ये 20 अक्टूबर से जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि दुर्गा पूजा के पहले हमने 1-2 क्लास लिया है, तो स्टूडेंट लोग आए हुए थे, उनसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने उसमें एक एनालिसिस किया था कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको फिर से मैंने डिटेल एनालिसिस करूँगा, एक दिखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं उसमें कि ये एग्जामिनेशन जो है, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो हम बता दिए, एक तो 5th और 6th सेमेस्टर के पास आउट है, और ये कोई भी ब्रांच, सारे ब्रांच के स्टूडेंट, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, सारा कोई अप्लाई कर सकता है इसमें, सब कोई स्टडी कर सकता है। और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि इस एग्जाम के थ्रू हमारे इंस्टीट्यूट से टॉप रैंकर्स लोग आए हुए हैं। 1 to 15 तक में टॉप रैंकर्स जो होते हैं, और अध्ययन द एफर्ट से ही आ रहे हैं। पिछले 10-12 साल का हम लोग का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसके थ्रू कहाँ कहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं? जो जो पास आउट बच्चे रहेंगे, जो D2D क्वालिफाई करेंगे, वो कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं? तो आप देखिए, वो जा सकते हैं BIT सिंदरी में, वेस्ट बंगाल जेई में भी जा सकते हैं, और उड़ीसा जेई में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हुआ, ये जो D2D हम लोग 20 अक्टूबर से जो शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वैसे बच्चे के लिए जो डिप्लोमा से डिग्री करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था अभी कि केमिस्ट्री के लिए मैं यहाँ पे क्लास लूँगा, D2D का क्लास लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, कोई भी वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है। हम लोग एनालिसिस जब कर रहे थे, 3-4 साल का पेपर हम लोगों ने एनालिसिस किया है ना, कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे बच्चों से तैयारी करवाया जाए कि मैक्सिमम मार्क्स आ जाए वो लोगों को। ठीक है, तो 5 साल का क्वेश्चन का एनालिसिस किया हम लोग टोटल। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे कि 1 साल का पेपर डिटेल एनालिसिस कर देते हैं आप लोगों को। आप देखिए उसका, क्योंकि हम बता रहे हैं बार बार कि आपको डिफाइंड जो सिलेबस है झारखंड सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। D2D के लिए कोई भी सिलेबस नहीं होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। लेकिन हम लोग जो पिछले 4-5 साल का जो ट्रेंड देख रहे हैं, और किस टॉपिक से कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के अनुसार हम लोग प्रायोरिटी देंगे और क्लास में उसी ढंग से पढ़ाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग कि मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दें हम लोग। ठीक है, तो देखिए,
केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है। एक होता है फिजिकल पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट और एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है। 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे कि आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं, तो पहला 2 सेमेस्टर में तो केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो बेसिक चीज़ तो आप लोग कुछ पढ़े ही होंगे, है ना? लेकिन मेरा क्या एक्सपीरियंस है कि हमने जो 1-2 क्लास लिया था दुर्गा पूजा के पहले, वहाँ पे देखा स्टूडेंट लोग को बड़ा तकलीफ हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, नहीं था वो लोगों के पास। उन्होंने चेक किया कि स्टूडेंट किस लेवल तक पढ़े होंगे, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही था आप लोग से, क्योंकि आप इंजीनियर्स हैं, पढ़े हुए टॉपिक, पढ़ा हुआ सब टॉपिक है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा आप लोग का ये कम था। तो हम लोग फिर से देखेंगे, कोई बात नहीं, उससे ये कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। हम लोग बेसिक लेवल से जाएंगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, किसी बच्चे को तकलीफ ना हो, सब कोई अंडरस्टैंड कर सके जो भी मैं टॉपिक लूँगा आप लोग के साथ, ठीक है। तो देखिए, ये 2017 का D2D का पेपर है, 2017 का, उसका एनालिसिस हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। देखेंगे किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है। तो देखिए, पहला जो टॉपिक था हम लोग का, पहला क्वेश्चन, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, वहाँ से एक क्वेश्चन है वहाँ पे। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि इस चैप्टर को हम लोग देखिएगा, 11th क्लास का NCERT बुक जो है, वहाँ पे ये टॉपिक मिल जाएगा। 11th क्लास का NCERT बुक, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। मोल कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल पढ़ना होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ से देखिए, ये आपको 12th क्लास में, 12th क्लास के NCERT बुक में मिलेगा ये, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो अल्केन, ये मैक्सिमम जितना भी सिलेबस है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ जो टॉपिक देखिएगा आप, ये सारा टॉपिक जो है 12th क्लास का जो NCERT बुक है, वहाँ पे आपको ये सारा टॉपिक कवर करते हुए मिलेगा, जितना भी है। तो अगर हम लोग 11th क्लास और 12th क्लास का बुक को लेते हैं, और जब दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि 11th क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है कि 12th क्लास से, तो हम लोग देखा यहाँ पे कि 90% क्वेश्चन जो है, दे आर गिविंग फ्रॉम NCERT सेकंड बुक या फिर 12th क्लास का बुक से आ रहा है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरा 12th क्लास का है, ठीक है। 11th क्लास का ये, लेकिन देखिए 90% से भी ज़्यादा आप कर लीजिए इसको, 95% जो है। लेकिन 2018 का जब क्वेश्चन हम देख रहे थे, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वेरिएशन हो गया है। 80% 12th क्लास का था और 20% 11th क्लास का था, ठीक है। 19 में जाइएगा तो 70% 11th का 12th का है, 30% 11th का है। तो अभी हम एक ही ईयर का हम लोग ये देख रहे हैं। तो देख रहे हैं कि 95% या 96 या 97% कर लीजिए आप, these questions are coming from 12th स्टैंडर्ड बुक, 12th क्लास का जो NCERT बुक है, वहाँ से आ रहा है। ये सब टॉपिक देखिए, आप लोग अभी तो देखे नहीं होंगे ये सब, इसके बारे में अभी डिटेल हम क्या बताएं। तो ये पूरा टॉपिक जो है, और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हर साल जो होता है 150 क्वेश्चंस का ये एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है। केमिस्ट्री जिसमें से 50 नंबर का रहेगा, फिजिक्स भी 50 नंबर का रहेगा, और मैथमेटिक्स भी 50 नंबर का रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है 150 होता है। केमिस्ट्री में हम लोग पिछले 4-5 साल का जो क्वेश्चन एनालिसिस किए, उसमें 85 क्वेश्चन था, है ना। हम देखिए इस बात को इसलिए फोकस बार बार जोर दे रहे हैं 50 क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, पैटर्न नहीं है ना। बस इतना जानते हैं कि ऑल द क्वेश्चंस विल बी MCQ बेस्ड, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, 50 क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, और यू विल गेट 1 मार्क फॉर करेक्ट, और निगेटिव के लिए 0.025 विल बी डिडक्टेड। तो हम लोग क्या करना है, एक्यूरेसी देखना है, एक्यूरेसी भी देखना है ना। ज़्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं कर देना है कि जिससे कि हम लोग का मार्क में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क आ जाए, ठीक है। तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं BIT मेसरा से पढ़ा हुआ हूँ, B फार्मा किया हुआ वहाँ से, ठीक है। B फार्मा में तो 3-4 साल तक केवल केमिस्ट्री, 4 साल हम लोग पढ़े, 4 साल केमिस्ट्री ही है, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 से 9 साल तक का है,
ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि D2D का कैसे एग्ज़ाम होगा। ठीक, और एक चीज़ और इसमें है कि जैसे 150 नंबर का क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन होगा तो 150 मिनट आपको मिलेगा टाइम, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन स्टडी करना है, आपको सॉल्व कर लेना है, उसको OMR शीट पर डार्कन भी कर लेना है, सब कुछ कर लेना है। ठीक है, तो ये जो है डिटेल एनालिसिस हम इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं बता रहे हैं आप लोग को, क्योंकि ये बहुत सारा टॉपिक आप लोग के लिए नया लगेगा, आप लोग पढ़े नहीं होंगे। तो अभी हम इसमें क्या बताइए, सब 12th क्लास का जो NCERT बुक है वहाँ से है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक पार्ट में देखिए, ये ऑर्गेनिक पार्ट कौन कौन सा है। ऑर्गेनिक यहाँ पे है, ऑर्गेनिक यहाँ पे है, ऑर्गेनिक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये ऑर्गेनिक पार्ट हो गया। ये फिजिकल पार्ट, देखिए ये फिजिकल पार्ट, ठीक है, दिस इज फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट, और बाकी आपका इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हम लोग को कवर करना है। और एक चीज़ और कि जो 25 अक्टूबर से हम लोग जो क्लास शुरू करेंगे, और जनरली आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है वो जुलाई या अगस्त में होता है, तो उस अनुसार हम लोग देख रहे हैं 7 से 8 महीना हम लोग के पास टाइम है। 7 से 8 महीना में हम लोग पूरे सिलेबस को ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लास में हम लोग टेस्ट भी लेंगे, आप लोग का एनालिसिस होगा, आप लोग किस लेवल तक जानते हैं, क्या समझते हैं। और हम लोग इंस्टीट्यूट से आप लोग को क्वेश्चन बैंक के लिए भी हम लोग ये कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बैंक आप लोग को मिलेगा जहाँ पे बहुत सारा सेट आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा, बहुत सारा सेट क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा। उसके अलावा बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग को सैम्पल सेट दिया जाएगा, तो जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे सिलेबस तो हम लोग देख लिए, अभी 1 साल का हम लोग एनालिसिस कर लिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। तो उसमें से एक टॉपिक, हम छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, है ना, छोटा सा टॉपिक, उसको आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप किस टाइप से समझते हैं इसको। जैसे एक टॉपिक है मेटलर्जी, यहाँ से आप देखिएगा मेटलर्जी से 2 क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में, 2018 में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आया था। एक बार तो ऐसा हुआ है कि एक बार 1 साल के क्वेश्चन में हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, वहाँ पे 8 क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या होता है पहले हम लोग देखिए, ये मेटलर्जी का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मेटलर्जी, इट इज़ द प्रोसेस, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मतलब जितना भी नेचर में हम लोग का जो मेटल्स मिलता है या एलिमेंट्स मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, है ना, ये सब जितना भी मेटल है, आयरन, एल्युमिनियम, जो भी मेटल्स है वो नेचर में मिलेगा हमको, लेकिन क्या वो प्योर फॉर्म में मिलेगा हमको? प्योर कभी नहीं मिलता है हमको। ठीक है, तो वो नेचर में हमको मिलता है तो किसी चीज़ के साथ, इम्प्यूरिटीज़ के साथ मिला रहता है। मिट्टी रहेगा, बालू ज़मीन के नीचे रहेगा, वो सब जितना भी मेटल्स है कंबाइंड फॉर्म में रहता है। वो मिट्टी, बालू, पानी, सब कुछ उसमें लगा हुआ है। ठीक है, और केवल अगर हम लोग आयरन निकाल रहे हैं तो केवल आयरन नहीं है वहाँ पे, आयरन के अलावा बहुत सारा भी एलिमेंट्स भी है। तो अगर हम लोग अब देखिए इसको एक चीज़ और समझते हैं हम लोग कि ये ओर होता क्या है और मिनरल्स क्या होता है, इसको ये समझेंगे हम लोग। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि 95% जो भी एलिमेंट्स होता है नेचर में अवेलेबल है ना। मेटल्स का देखिए दुनिया में बहुत सारा कार बन रहा है, टेबल कुर्सी बन रहा है, कहीं भी आपका खिड़की दरवाजा बन रहा है, मेटल्स का तो यूज होगा ही होगा। और ये जितना भी मेटल्स है वो नेचर में जमीन के नीचे मिलेगा आपको, और वो प्योर फॉर्म में रहता नहीं है और एक जगह मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कि कहाँ पे मिल सकता है। जैसे लोहरदगा में एल्युमिनियम का बॉक्साइट का और बहुत मिलता है वहाँ पे, है ना। तो हमको मालूम है इस एरिया में एल्युमिनियम का और मिलेगा, एंड दैट इज बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा। या तो वो देखिए कंबाइंड स्टेट में किस किस फॉर्म में रह सकता है, या तो वो ऑक्साइड रहेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड रहेगा, या कार्बोनेट रहेगा, सल्फाइड रहेगा, अलग अलग मेटल अलग अलग
मेटल के साथ कंबाइन करके वो कंबाइंड स्टेट में रहेगा, फ्री स्टेट में नहीं रहता, मतलब प्योर फॉर्म में नहीं रहता है। लेकिन ऐसा भी है जहां पे नेचर में कुछ कुछ एलिमेंट जो होता है प्योर फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। और जो भी एलिमेंट प्योर फॉर्म में नेचर में मिलेगा उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम के साथ वो खराब नहीं होता है। लेकिन दूसरा कोई मेटल रहेगा, वो ज़मीन के नीचे जैसे मॉइस्चर लगा उसको, दूसरा मिट्टी बालू उसके साथ लगा, तो वो कंबाइंड स्टेट में चला जाएगा वो, ठीक है, और उसको क्वालिटी डिटोरिएट कर जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ मेटल ऐसा है जो प्योर फॉर्म में नेचर में मिलेगा, उसको हम लोग नेटिव मेटल्स बोलते हैं। कौन कौन सा है मेटल है, देखिए गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब। अब देखिए इसका कॉस्ट कितना हाई है, ठीक है, क्योंकि ये नेचर में प्योर फॉर्म में मिलता है, इसीलिए इसका दाम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया मेटलर्जी में हमको क्या पढ़ना है। जो इम्प्योर फॉर्म में है नेचर में, उसको हम लोग निकालेंगे वहाँ से, उसको प्योरीफाई करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, प्योरीफाई करके रिफाइन करेंगे, और फाइनली मार्केट में जाएगा वो, और डिफरेंट 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 यूजेस में लाएंगे उसको, ठीक है। तो अभी देखिए नेचर से हम लोग कोई भी चीज़ निकालते हैं तो कैसे पूरा प्रोसेस किया जाता है वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं व्हाट इज एन ओर एंड व्हाट इज एन मिनरल, इस दोनों वर्ड का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है, तो ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमको मालूम चल गया कि यहाँ पे एल्युमिनियम का ओर बहुत मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, एल्युमिनियम मिलने का संभावना है यहाँ पे। तो उसका जो ओर रहेगा, उस ओर को हम लोग बोलते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला जो होता है वो Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जमीन को कोड़ेंगे, अर्थ का एक्सकैवेशन करेंगे, वहां से हम लोग को मालूम चलेगा कि पत्थर का टुकड़ा निकला इतना बड़ा, ठीक है, इतना इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा टुकड़ा निकल रहा है, हमको मालूम है इसमें एल्युमिनियम है। लेकिन हमको डिफरेंस क्या निकालना है अभी, मिनरल्स एंड ओर्स, इस दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं हम लोग, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। मान लीजिए ये 5 किलो का मिट्टी है, इसके अंदर मेरा 2 kg का एल्यूमिनियम निकलेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मिट्टी है, इसमें सब कुछ मिला हुआ, पानी मिट्टी सब कुछ मिला हुआ, गंदगी मिला हुआ है, उसमें एल्यूमिनियम 2 kg है, ठीक है। ये है आपका 2 kg और ये भी है आपका 2 kg। लेकिन इसमें जो है, इसमें एल्युमिनियम मिलने का संभावना इतना kg है, 1.5। इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं, 1 kg कर लेते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम सब में। आप ध्यान दीजिए कि ये जो मिट्टी का टुकड़ा निकला उसमें एल्युमिनियम कितना है, 1 kg। हम कितना मिट्टी निकाले हैं, 5 kg निकाले, इतना टुकड़ा निकला ऐसे करके। ऐसे टुकड़ा 2-3 निकाले हम लोग, ठीक है, ये 2 kg का है, ये भी 2 kg का है, ये 5 kg का है। तो इसमें से अगर हम लोग इसका मिट्टी बालू हटाएंगे, प्यूरिफाई करेंगे, सफाई उफाई करके मेटल को प्योर फॉर्म में लाएंगे, मेहनत तो हमको सब में उतना ही लगेगा, जो प्रोसेस है इसको करेंगे उसी प्रोसेस से इसको भी करेंगे, ठीक। अब देख रहे हैं, लेकिन हम जब 5 किलो का जो प्रोसेस करेंगे, हमको एल्यूमिनियम केवल 1 ही kg ना मिलेगा। और यहाँ पे कितना, हमको देखिए 2 kg का प्रोसेस करेंगे और 1.5 kg हमको एल्यूमिनियम मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग किस पर मेहनत करेंगे, इस पर मेहनत करेंगे, इस पर मेहनत करना तो बेकार है हमको, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वैसा मिनरल जिसमें से मेटल्स को हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर ले, निकाल ले इकोनॉमिकली। देखिए खर्चा तो सब में होना है, लेकिन खर्चा कम कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ खर्चा कम होगा, आपको यहाँ खर्चा कम होगा। तो हम वहां पे मेहनत करेंगे जहां पे खर्चा कम लगे और प्रोडक्ट ज्यादा मिले, इस पर हम लोग काम नहीं करेंगे। तो इस पर हम लोग काम नहीं करेंगे क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद 1 ही kg मिलेगा हमको, तो इसमें मेहनत करके क्या फायदा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिनरल्स, और इस दोनों को क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड ओर्स। तो ओर का डेफिनेशन क्या होगा, मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be metals can be extracted
इकोनॉमिकली, मतलब कम खर्चे में ज्यादा मेटल मिल जाए हमको, वैसे चीज को हम लोग बोलेंगे ओर। तो एक फेमस डायलॉग भी चलता है इसमें, स्टेटमेंट आता है इसमें, क्या है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। यहां तक समझ, मतलब सारे ओर्स को हम लोग मिनरल तो बोल सकते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स को ओर नहीं बोल सकते हैं। क्यों? कि ओर्स में से ही हम लोग मेटल को इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं। तो ओर भी एक टाइप का मिनरल है, लेकिन मिनरल कैन नॉट बी कॉल्ड एन ओर। क्यों? क्योंकि हर मिनरल में से हम लोग ओर्स को, मेटल्स को इकोनॉमिकली निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, मिनरल और ओर का डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। जो भी मेटल इम्प्योर फॉर्म में निकला नीचे से, जमीन के नीचे से एक्सकवेशन की, बुलडोजर लगा हुआ है, मिट्टी कोड़ रहा है, निकाल रहा है, वहां से बड़ा बड़ा मिट्टी का टुकड़ा निकल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या क्या प्रोसेस करते हैं, तो देखिए, तो मेटलर्जी जो होता है, मेटलर्जी का तो आप मतलब तो समझ ही लिए, इट इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स क्रूड फॉर्म। ठीक है, क्रूड फॉर्म से या इम्प्योर फॉर्म से हमको प्योर मेटल कैसे मिलेगा, पूरे प्रोसेस को जो फॉलो करेंगे हम लोग, जो जो मेथड्स को अप्लाई करके हम लोग मेटल को प्योरीफाई करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। और मेटलर्जी का 4 स्टेप होता है। मेटलर्जी इन्वॉल्व्स 4 स्टेप, 4 स्टेप्स। 4 स्टेप में ये होता है। पहला होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो पहला ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कर सकते हैं इसको, ड्रेसिंग ऑफ ओर। तीसरा कन्वर्सन ऑफ ओर टू इम्प्योर मेटल। इम्प्योर ने क्रूड मेटल बताइए, क्रूड मेटल, कॉन्सेंट्रेशन, कन्वर्सन ऑफ ओर टू क्रूड मेटल्स। और चौथा में हम लोग 4th स्टेप में करेंगे रिफाइनिंग। तो मेटलर्जी में 4 स्टेप चलता है। 4 स्टेप से क्या करेंगे हम, जो मेटल्स इम्प्योर फॉर्म में जो नेचर में रहता है उसको हम लोग प्यूरिफाइड फॉर्म में ले आते हैं और फिर डिफरेंट उसका शेप देकर मार्केट में बेचा जाता है। तो पहला जो है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। जैसे ही मिट्टी का टुकड़ा मिला, ओर मिला आपको, तो इसको कहाँ चला जाएंगे, क्रशर्स में डाल देते हैं हम लोग। क्रशर जहाँ पे चूर चूर कर देंगे इसको। उसमें छोटा छोटा टुकड़ा एल्युमिनियम का होगा, पूरा भरा हुआ होगा, सब चूर चूर होगा, एकदम पीसीस में होगा, है ना। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, तो इसको सीधे लाएंगे, इसको मिट्टी का टुकड़ा लाएंगे, उसमें एल्युमिनियम भरा हुआ, उसमें डाल देंगे, उसमें क्रशर्स में डाल देंगे, उसको क्रशर्स में डालेंगे, चूर चूर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर का मतलब मेरा दूसरा जो प्रोसेस होगा, चूर चूर करने के बाद उसको हम लोग सफाई करेंगे। सफाई करने का क्या प्रोसेस है, तो सफाई करने से क्या होगा, जितना भी मिट्टी बालू है वो सब खत्म करेंगे उसको। तो ये जो सफाई करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इसमें 3-4 प्रोसेस होता है। एक तो होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, मतलब पानी से इसको सफाई करेंगे, पानी का फवारा मारते हैं, अलग अलग मेटल्स का जो ओर रहेगा अलग अलग के लिए अलग अलग फॉलो करेंगे। तो किसमें कौन सा प्रोसेस किस ओर के लिए अप्लाइड होगा वो हम लोग डिटेल में देखेंगे वहां पे। हाइड्रोलिक में पानी से वॉश करेंगे, मिट्टी हटेगा, या फिर ग्रेविटी सेपरेशन होता है। ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब कि मान लीजिए मेटल्स है और उसमें मिट्टी बालू में, एक का डेंसिटी ज्यादा, दूसरा का डेंसिटी कम है, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा, या ग्रेविटी, एक मिनट रुकिएगा, ग्रेविटी या हाइड्रोलिक वॉशिंग दोनों सेम है, ग्रेविटी, ठीक है। ठीक, फिर यहां पे आ जाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन,
अच्छा, मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पहले समझ लिया, हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसमें हम लोग पानी का फवारा मारते हैं, तो जो ओर पार्टिकल रहेगा, मेटल पार्टिकल रहेगा, और जो डस्ट पार्टिकल रहेगा, तो डस्ट पार्टिकल तो हल्का रहेगा, पानी का प्रेशर से वो उड़ जाएगा, मेटल वहीं रह जाएगा, उतने ही प्रेशर से मारेंगे हम लोग, उसको ये बोलते हैं मेटल से। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करेंगे कि आयरन का ओर है, जैसे मान लीजिए लोहा का, तो लोहा तो मैग्नेटिक होता है, और डस्ट पार्टिकल नॉन मैग्नेटिक होगा, तो वहां पे हम लोग मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट में, वो जो कन्वेयर बेल्ट होता है ना, इस टाइप का कन्वेयर बेल्ट जो होता है, इसके अंदर डालेंगे, तो जो मेटल वाला पार्ट है, वो लोहा वाला पार्ट इधर चला और डस्ट पार्टिकल इधर फेंका जाता है, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर एक होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये जनरली क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कौन से मेटल्स के ये इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ओर के लिए जनरली ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है? तो ये ऐसा ओर के लिए जिसमें सल्फाइड, जो मेटल सल्फाइड के फॉर्म में रहता है, जो सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा ना नेचर में, जो ऑक्साइड के फॉर्म में, जो सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा, उसको हम इस प्रोसेस से करते हैं, इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और एक चौथा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं लीचिंग। तो ये 4 प्रोसेस हुआ जिससे कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ द ओर, मतलब सफाई करना ओर का, पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किए, फिर सफाई किए, उसके बाद हम लोग तीसरा स्टेप में जाएंगे, कन्वर्सन ऑफ द ओर। हमको जो यहाँ से मिला और मिट्टी वाले उठाने के बाद, ओर को हम लोग मेटल्स में लाएंगे, और मेटल्स में जब लाएंगे तो इसके लिए हम लोग को 2 प्रोसेस करना पड़ता है। एक होता है कैल्सिनेशन, ठीक है, और एक होता है रोस्टिंग, और इसके बाद हम लोग रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये 2, कैल्सिनेशन वर्ड क्या है, रोस्टिंग क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन कराएंगे, तो अभी हम लोग को जो मेटल मिलेगा थर्ड स्टेप करने के बाद, ये एटलीस्ट आपको 90% प्योर मेटल मिल जाएगा, लेकिन हमको तो 100% प्योरिटी चाहिए मेटल्स का, तो 100% प्योरिटी के लिए चौथे स्टेप में जाएंगे, तो रिफाइन करेंगे इसको हम लोग। रिफाइनिंग प्रोसेस है, और रिफाइनिंग भी प्रोसेस बहुत सारा मेथड से होता है, अलग अलग मेटल के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस अलग अलग होता है ना, उसको फॉलो करेंगे हम लोग। तो ये चारों स्टेप करने के बाद, रिफाइन करने के बाद, यू विल गेट 100% प्योर मेटल, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका मेटलर्जी का। तो मेटलर्जी में आपको समझ में आ गया क्या करना होता है। जो भी मेटल क्रूड फॉर्म में नेचर में अवेलेबल है, इम्प्योर फॉर्म में नेचर में अवेलेबल है, उसको हम लोग प्योर फॉर्म में कैसे लाएंगे, और उसके लिए जो जो मेथड, जो जो स्टेप हम लोग इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जिक। एंड मेटलर्जी में 4 स्टेप होता है, बता दिए, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, कॉन्सेंट्रेशन, कन्वर्सन ऑफ ओर टू क्रूड मेटल, और फाइनली हम लोग रिफाइन करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ से एक ओवरऑल व्यू दिखा दिया है आपको मेटलर्जी में। अब इसके बारे में हम लोग को 3-4 मेटल के बारे में डिटेल कहानी सुनना पढ़ना है, कैसे उसका प्रोसेस चलता है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब के बारे में हम, कॉपर हो गया, ये 4 मेटल के बारे में हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है। और कौन कौन सा नेचर में ओर रहता है, कौन से मेटल का कौन सा ओर है, उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये किसका ओर है भाई, फॉर्मूला लिख देगा, बॉक्साइट बोलेगा किसका ओर है बताइए। तो ये सब भी आपको पढ़ना होगा। तो यही चीज हम लोग को मेटलर्जी में पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।